गुड इवनिंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। हाँ जी, क्या था होमवर्क? क्या था? थर्मोकेमिस्ट्री की शीट में था क्या? बताइए बता। 1 से 9 और 1 से 6। चलो डिस्कस करते हैं। और थर्मोडायनेमिक्स की O2 के बचे हुए क्वेश्चन दिए थे, तो पहले थर्मोकेमिस्ट्री तो अभी कर लेते हैं स्टार्टिंग में। थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो O1 में कोई डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, देखो बड़ा सिंपल सा फंडा है। ए से बी एंथैल्पी चेंज 100, बी से सी वापस से कम हो रहा है, तो ए से सी का भी अब हम निकालें। तो ए से सी का एंथैल्पी चेंज कितना हो जाएगा? 20। तो ए से बी की एंथैल्पी भी ज्यादा है, ए से सी की भी ज्यादा है, बी की सबसे ज्यादा एनर्जी, क्योंकि ए से सी बन रहा है तब भी एनर्जी देनी पड़ रही है, ए से बी बन रहा है तब भी। तो बी की सबसे ज्यादा, फिर सी की, फिर ए की, दैट्स इट। बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अभी बहुत टाइम है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अमोनिया का डेल्टा एच फॉर्मेशन क्या होगा? डेल्टा H2 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि उसमें 2 मोल बन रहे हैं। तो अमोनिया का डेल्टा एच फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो वो डेल्टा H/2 होगा। HCl का भी डेल्टा एच फॉर्मेशन क्या होगा? डेल्टा H3 डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो अब इस डेटा को पुट कर दो, आ जाएगा आंसर। आ रहा है या नहीं आ रहा? चैप्टर को बिना थर्मोडायनिक्स के भी कर सकते हो, कुछ कुछ जगह थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ज्यादा नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये अमोनिया का डेल्टा एच फॉर्मेशन, ये HCl का डेल्टा एच फॉर्मेशन। अब अगर आपको रिलेट करना है तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच दे रखा है -डेल्टा H1। डेल्टा H1 फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये हमें निकालना है। NCl3 का फॉर्मेशन प्लस HCl का, तो 3/2, 3/2 डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ, डेल्टा H 3/2 माइनस डेल्टा H 2/2। क्वेश्चन नंबर 5 मैं लास्ट क्लास में करवा चुका हूं। सब में फॉर्मूले लगाने, देखो बेटा
इन सब में आपको फॉर्मूले लगाने हैं। क्वेश्चन नंबर 9th, what amount of energy is released in the combustion of 12 ग्राम। 1 मोल का डेटा दे रखा है। 1 मोल यानी C3H4 का 1 मोल कितना हो गया 40 ग्राम। 40 ग्राम से कितनी हीट निकल रही है वो पता है, तो 12 ग्राम से कितनी निकलेगी निकाल लो। चलो O1 कंप्लीट। देन S1 में बोलिए डाउट्स। S1 में पहले में क्या डाउट है भाई? CO2 का फॉर्मेशन दे रखा है, CO2 का फॉर्मेशन दे रखा है, CO का फॉर्मेशन दे रखा है। एक जगह थोड़ी मिस प्रिंट है, उसमें नहीं सही है। क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट, सॉरी 1 में CO2 का फॉर्मेशन कितना आ जाएगा? CO2 का फॉर्मेशन है -393। अब आप पहले इससे CO का फॉर्मेशन निकालो। तो जो रिएक्शन डी है, डी ऑप्शन जो है, उसमें उसकी आपको डेल्टा H दे रखा है -282। -282। तो अब CO2 का फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी -393 माइनस डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ CO, ये वैल्यूज पुट कर दो। CO का फॉर्मेशन आ गया। और अब CO का फॉर्मेशन का डेटा A और B में पुट कर दो। A और B ऑप्शन एक बता देता हूं। ऑप्शन A 492 इक्वल्स टू डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ CO, इसको 3 टाइम्स कर दो, माइनस डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3, बाकियों का डेल्टा H फॉर्मेशन 0 हो जाएगा, ग्रेफाइट का भी 0 और आयरन का भी 0। ये वैल्यू उठा के यहां से यहां रख दो। समझ में आ गई बात? हर क्वेश्चन में क्या हो रहा है, कहीं एक से मान लो डेल्टा H फॉर्मेशन का डेटा आया तो किसी और जगह पुट करना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने क्या देखा, अमोनिया का डेल्टा H फॉर्मेशन, HCl का डेल्टा H फॉर्मेशन, उसको यहां हमने पुट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर जिस कोशिश कभी कभी ये किया करो कि जिस रिएक्शन का डेल्टा H फाइंड आउट करना है वो रिएक्शन ही लिख लो। तो अगर हमें कार्बन डाइसल्फाइड का डेल्टा H फॉर्मेशन फाइंड आउट करना है तो कार्बन डाइसल्फाइड की ही रिएक्शन लिख लो, कार्बन डाइसल्फाइड की ही रिएक्शन लिख लो। तो कार्बन डाइसल्फाइड के फॉर्मेशन की रिएक्शन क्या हो जाएगी, कार्बन ग्रेफाइट प्लस
सल्फर। अब यहां पर सल्फर लिखा हुआ तो हम भी सल्फर लिख देते हैं। वैसे ये सल्फर जो है, अब कहीं नहीं मेंशन है कि ये कौन सी सल्फर है, कहीं पर भी नहीं मेंशन है, तो ऑब्वियस सी बात है फॉर्मेशन में तो सल्फर कौन सी आएगी, रोम्बिक ही आएगी, रोम्बिक ही आएगी। तो यहां पर ये सल्फर रोम्बिक है, और इसी का हमें कंबशन भी दे रखा है, ग्रेफाइट का कंबशन भी दे रखा है, और CH2 का भी दे रखा है। तो डेल्टा H रिएक्शन इक्वल्स टू डेल्टा H कंबशन ऑफ CH2, ये कितना दे रखा है, -1108, माइनस ग्रेफाइट का कंबशन 393, माइनस सल्फर का कंबशन 2 इंटू -293। यहां पर डेफिनेटली ये रोम्बिक सल्फर ही है, रोम्बिक ही होना चाहिए, तभी फॉर्मेशन बोलेंगे। नेक्स्ट, ये मैंने गलत लिख दिया शायद, हाँ गलत कर दिया बेटा, ये गलत कर दिया, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दिया मैंने, जबकि क्या करना चाहिए था, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, क्योंकि कंबशन का डेटा दे रखा है, तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट -393 प्लस 2 इंटू -293 माइनस इसका डेटा 1108, ये करना होगा। हाँ दिव्यांशु, समझ गया मैं तुम लोगों को टेस्ट कर रहा था, बिल्कुल सही कहा तूने कि मेरी गलती पकड़ पाते हो या नहीं पकड़ पाते हो, बिल्कुल सही। अब यहां पर एक दो छोटे छोटे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स हैं, मैं बता देता हूं। एक तो कहीं लिखा हुआ नहीं कि कार्बन जो कंबशन का डेटा दे रखा है वो कार्बन कौन सा है, ये ग्रेफाइट नहीं दे रखा है, बट करो क्या, नहीं मानोगे तो नहीं होगा, तो इसीलिए हमने मान लिया, बट ज्यादा अच्छा होता यहाँ लिखा होता कि ये कार्बन जो है वो कौन सा है, ग्रेफाइट है। और ये जो सल्फर है वो भी सल्फर, और एक और चीज इसमें, एक और जगह गड़बड़ है, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जिसका कोई आंसर नहीं है। मैं आपको एक और चीज बताऊं, लेट से मैं कहता हूं कि सल्फर रोम्बिक का, सल्फर रोम्बिक का कंबशन का डेटा दे रखा है। अब क्वेश्चन आता है कि 1 मोल एसिड को माने या 1 मोल इसको माने, सल्फर एटम को 1 मोल माने या एसिड को माने, ये कंफ्यूजन है। 1 मोल ये या 1 मोल ये, मतलब अगर मैं सल्फर रोम्बिक का कंबशन देता हूं तो रिएक्शन कौन सी सही होगी। लॉजिकली बताऊं मैं आपको, तो लॉजिकली तो भाई सल्फर रोम्बिक है तो 1 मोल यानी एसिड फॉर्म में होता, तो यही होना चाहिए। बहुतों को यही कंफ्यूजन था। अब यहां पर ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, बट मोस्टली जो सल्फर का डेटा होता है पर मोल सल्फर, वो पर मोल सल्फर लिखा हुआ कहीं पर भी नहीं है, लेकिन वो पर मोल सल्फर एटम से ही होता है, पर मोल सल्फर एटम से ही होता है, यानी ज्यादातर सल्फर का डेटा इसके अकॉर्डिंग होता है।
और इस क्वेश्चन में भी हम यही कर रहे हैं कि 1 मोल सल्फर मतलब 1 मोल सल्फर एटम। लेकिन मैं फिर से कह दूं, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जनरली ऐसा किया जाता है। 1 मोल सल्फर मतलब 1 मोल सल्फर एटम। नेक्स्ट, आईआईटी के पेपर में होपफुली क्लियर ही रहेगा। नेक्स्ट, और कोई डाउट है क्या? फिफ्थ बहुत आसान है यार, फिफ्थ नहीं बता रहा हूं। कंबशन की रिएक्शन में कोई स्टैंडर्ड स्टेट नहीं होती बेटा। स्टैंडर्ड स्टेट फॉर्मेशन में होती, कंबशन में थोड़ी कोई स्टैंडर्ड स्टेट है। कहां तक दिए थे मैंने? 6 तक। फिफ्थ आप खुद करो, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, नहीं बता रहा हूं। पूरी थर्मोडायनेमिक्स हो गई। 6 डेल्टा एच और डेल्टा यू निकालना है। पहले डेल्टा एच निकाल लो, फिर डेल्टा एच से डेल्टा यू आ जाएगा। सभी के फॉर्मेशन का डेटा दे रखा है। कंबशन की रिएक्शन लिखो, बेंजोइक एसिड के कंबशन की रिएक्शन लिखो। C6H5COOH प्लस O2 कन्वर्टिंग इनटू 6CO2 प्लस, नहीं 7CO2 आएगा, और 7CO2 प्लस H2O बैलेंस कर देना। मैंने बैलेंस नहीं किया। अब फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट वाला फॉर्मूला लगा दो। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, क्योंकि सबका फॉर्मेशन का डेटा पता है और यहां फॉर्मेशन का डेटा पुट करना है, इसीलिए प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। इससे इस रिएक्शन का डेल्टा एच आ जाएगा, और जो डेल्टा एच होगा वही डेल्टा एच कंबशन होगा। डन। तो लास्ट क्लास में मैं आपको कंबशन वाला पार्ट बता चुका था। कंबशन का फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया। अब आगे बढ़ रहे हैं। कंबशन में भी एक और एप्लीकेशन है। कंबशन का सेकंड एप्लीकेशन टू कंपेयर वही एनर्जी ऑफ आइसोमर्स एंड allotrops। आइसोमर्स एंड allotropes। तो अगेन लेट से हमें आइसोमर्स और एलोट्रोप्स का कंबशन दे रखा है। जैसे मैं आपको बताता हूं, ग्रेफाइट का कंबशन का डेटा है, डेल्टा एच कंबशन, और डायमंड का भी कंबशन का डेटा है। दोनों के कंबशन के डेटा हमें दे रखे हैं। ये है -393, ये है -395 के आसपास, इसी के आसपास होता है ये डेटा। अब इसको कैसे यूज कर सकते हैं? तो देखिए, चाहे ग्रेफाइट का डायमंड कंबशन हो, ये नहीं हुआ था, कंबशन की बात कर रहा हूं मैं। पहले हमने किया था फॉर्मेशन से, फॉर्मेशन से कंपेयर किया था। अब किससे कंपेयर कर रहे हैं? कंबशन से। चाहे ग्रेफाइट का कंबशन हो, चाहे डायमंड का कंबशन हो। ये कर लिया था क्या?
चलो एक बार कोई नहीं, बात वापस कर लेते हैं। हाँ, अब ग्रेफाइट हो या डायमंड हो, दोनों के कंबशन से बनेगा क्या? CO2। दोनों के कंबशन से क्या बनेगा? CO2। यानी इस बार अगर मैं यहां एनर्जी स्केल बनाता हूं, ग्रेफाइट डायमंड दोनों के कंबशन से प्रोडक्ट जो बन रहे हैं, सॉरी, दोनों के कंबशन से प्रोडक्ट जो बन रहा है वो सेम है, लेकिन इस बार रिएक्टेंट अलग अलग है। एक रिएक्टेंट से कम एनर्जी निकल रही है, एक रिएक्टेंट से ज्यादा एनर्जी निकल रही है, राइट। प्रोडक्ट सेम है, लेकिन किससे ज्यादा एनर्जी निकल रही है? डायमंड से। किससे कम निकल रही है? ग्रेफाइट से। ग्रेफाइट एनर्जी स्केल में नीचे, डायमंड ऊपर, यानी कौन ज्यादा स्टेबल? जो नीचे होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, जो नीचे होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, उसकी एनर्जी कम होती है, तो ग्रेफाइट की एनर्जी कम है, ग्रेफाइट की एनर्जी कम है। तो यहां पर ग्रेफाइट की एनर्जी और डायमंड की एनर्जी, इसको ऐसे याद रख सकते हो आइसोमर्स और एलोट्रॉप्स में। देखो, या तो एनर्जी स्केल बना के आंसर निकाल सकते हो, अदरवाइज जो, देखो ये स्टेबल वर्ड बोला जाता है, स्टेबल मतलब जिसकी एनर्जी कम, यानी जो ज्यादा स्टेबल है उससे कम एनर्जी रिलीज होगी, उससे कम एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है। तो जिसका डेल्टा एच कंबशन कम, वो ज्यादा स्टेबल। तो यहां पर सब्सटेंस विथ more stable delta H, substance with more, रुको, substance with less delta H combustion will be more stable। विल बी मोर स्टेबल का मतलब लेस एनर्जी, जिसका सब्सटेंस विथ लेस डेल्टा एच कंबशन कम, वो ज्यादा स्टेबल। लेकिन ध्यान रखना एलोट्रॉप्स और आइसोमर्स में ही कंपेयर कर सकते हो, बाकियों में कंपेयर नहीं कर सकते। एक सेकेंड, मैग्नीट्यूड वाइज लेस मैग्नीट्यूड ऑफ substance with less magnitude of delta H combustion will be more stable। इसीलिए यहां पर मैग्नीट्यूड वाइज कंपेयर हो रहा है, फॉर्मेशन में विथ साइन कंपैरिजन होता है, तो वो कंफ्यूज करता है। इसको पहले तो बड़ा हिंदी में अगर मैं बोलूं तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छी तरह से याद रहेगा। जिसके कंबशन से कम हीट इवॉल्व हो रही है, वो ज्यादा स्टेबल है। कम हीट इवॉल्व हो रही है, वो ज्यादा स्टेबल है, राइट। ग्रेफाइट से कम हीट इवॉल्व हो रही है, वो ज्यादा स्टेबल है। लेकिन अब जब आप इवॉल्व बोलते हो ना, तो उसमें माइनस साइन हट जाता है, तो फिर केवल मैग्नीट्यूड रहता है। लेकिन आप कंपेयर ऐसे करोगे तो विथ साइन करना पड़ेगा, या फिर विथ साइन में गड़बड़ हो जाएगी, तो द सब्सटेंस विथ लेस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच कंबशन, मॉड लगा दिया,
यानी यहां 393, यहां 395। अब आप कंपेयर कर सकते हो। तो आप कंबशन से भी कंपेयर कर सकते हो, फॉर्मेशन से भी कंपेयर कर सकते हो। इसी का थर्ड एप्लीकेशन आ रहा, यानी ये तो इसका थर्ड एक और पॉइंट है, कंबशन का एप्लीकेशन टू कंपेयर कैलोरीफिक वैल्यू। टू कंपेयर कैलोरीफिक वैल्यू। ये कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? कैलोरीफिक वैल्यू और डेल्टा एच कंबशन में एक माइनर सा डिफरेंस होता है। कैलोरीफिक वैल्यू पर ग्राम डिफाइन होती है और जनरली डेल्टा एच कंबशन पर मोल। डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं कैलोरीफिक वैल्यू की। इट इज हीट, इट इज इक्वल टू दी हीट इवॉल्व्ड by the combustion of 1 ग्राम सब्सटेंस। यानी ये पर ग्राम डिफाइन होती है। तो अगर हमारे पास पर मोल का डेटा है, पर मोल का डेटा है, तो एक उसे किससे डिवाइड करना पड़ेगा? मोलर मास से। लेकिन एक और डिफरेंस है, यहां हीट इवॉल्व्ड वर्ड लिखा हुआ है, तो हीट इवॉल्व हो रही तो कैलोरीफिक वैल्यू प्लस होगी। तो या तो इसका मोड लगाओ या इसके आगे माइनस साइन लगाओ, तब उसे हम क्या बोलेंगे? कैलोरीफिक वैल्यू। रेहान, कभी कंबशन और फॉर्मेशन कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे। इवॉल्व का मतलब भी बाहर निकलना, कंटेनर में से बाहर आ रही, दैट इज इवॉल्व। तो यहां पर दो डिफरेंसेस हो गए, एक तो पर मोल और पर ग्राम, और दूसरा हीट इवॉल्व तो माइनस साइन। इसे हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। इसकी इंपॉर्टेंस क्या वो समझाता हूं। जितने भी डेली लाइफ में हम फ्यूल यूज करते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सीएनजी, एलपीजी, इन सब का एक पैरामीटर जो यूज किया जाता है इनको कंपेयर करने के लिए कि पर ग्राम कौन सबसे ज्यादा हीट देता है। पर ग्राम कौन सबसे ज्यादा हीट देता है, क्योंकि नॉर्मली ये जो चीज है ना, किलोग्राम, जैसे एलपीजी का सिलेंडर, सीएनजी, ये ज्यादातर हम किस में मेजर करते हैं? 5 किलो, 10 किलो। तो पर ग्राम कौन सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है? राइट। तो पर ग्राम की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू अगर पूछा जाए, सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू आपको पता है किसकी होती है? जितने भी फ्यूल्स हमें पता है, पर ग्राम कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी होगी? वैसे हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू, जितने भी फ्यूल्स है उसमें हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन is highest among all the conventional fuels। ये कन्वेंशनल फ्यूल्स क्यों लिखा पता है मैंने? कन्वेंशनल फ्यूल इसलिए लिखा क्योंकि कोई अभी कहते नहीं सर यूरेनियम से तो बहुत निकलती है, तो भाई यहां पर न्यूक्लियर फ्यूल की बात नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज 1 ग्राम यूरेनियम से तो पता नहीं क्या करोगे। देन इवन यहां पर हाइड्रोकार्बन्स में, अमंग हाइड्रोकार्बन्स, बिना डेटा के भी हम कैलोरीफिक वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं। बिना डेटा के भी हम कैलोरीफिक वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं। वो कैसे?
तो जिसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज ज्यादा है, C2H4, C2H2, C2H4, C2H6, सब में कार्बन सेम है, हाइड्रोजन बढ़ता जा रहा है, जिसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज ज्यादा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी ज्यादा। यानी सबसे ज्यादा हाइड्रोजन का परसेंटेज इसमें, तो एज परसेंटेज हाइड्रोजन इंक्रीजेस, कैलोरीफिक वैल्यू ऑल्सो इंक्रीजेस। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? C2H6, फिर उससे ज्यादा मतलब सब C2H6, C2H4 और C2H2। बिल्कुल सही गौतम, मृणाल। मीथेन की सबसे कम होंगी क्योंकि उसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज सबसे कम है। हाँ, तो क्वेश्चन यहां आता सर हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन एक प्रॉब्लम यहां आती है, हाइड्रोजन फिर हम यूज क्यों नहीं करते हैं? तो प्रॉब्लम यह है कि हाइड्रोजन इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि जितने भी फ्यूल्स हम डेली लाइफ में यूज करते हैं ना, ये अर्थ में से डायरेक्ट निकाले जाते हैं। पेट्रोल, डीजल, ये सब अर्थ में से निकालते हैं। प्रॉब्लम है कि अर्थ में से डायरेक्ट हाइड्रोजन नहीं निकल के आती है, तो हाइड्रोजन को पहले हमें बनाना पड़ता है। अब क्वेश्चन आता है हाइड्रोजन को बनाएंगे कैसे? तो वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से। अब वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से आप हाइड्रोजन बनाओ, H2O को तोड़ो, उसमें अच्छी खासी एनर्जी देनी पड़ती है, और फिर वापस H2O से के कंबशन से H2O बनाओ। तो पता चला जितनी पहले एनर्जी दी थी ना H2O से H2 निकालने में, उससे कम एनर्जी निकली, मिली वापस। हाँ, CH4 होगा तो इसमें और ज्यादा हो जाएगी, बिल्कुल। यहां तो अभी CH4 का एग्जाम्पल नहीं है, बट अगर CH4 होगा तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू इन सबसे और ज्यादा हो जाएगी। पेट्रोल को भी तो सोनू कह रहा प्यूरिफाई करना होता है, बेटा प्यूरिफाई तो करना होता है, लेकिन हाइड्रोजन को प्यूरिफाई करना अलग चीज है और H2O में से हाइड्रोजन को तोड़ना अलग चीज है। देन नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहा हूं। वैसे ये वाले क्वेश्चंस हम थर्मोडायनेमिक्स में भी कर चुके हैं, वापस एक बार फिर से थोड़ा सा बता देता हूं। एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ डेल्टा एच कंबशन। इनफैक्ट कोई सा भी डेल्टा एच हो, सबका तरीका यही होता है। एक कैलोरीमीटर कंटेनर हम यहां पर यूज करते हैं, कैलोरीमीटर, या यहां पर और आगे स्पेसिफाई कर लो बाय बॉम्ब कैलोरीमीटर, बाय बॉम्ब कैलोरीमीटर। यस, इस कैलोरीमीटर का अपना एक नाम भी है, बॉम्ब कैलोरीमीटर। हो सकता है किसी साइंटिस्ट का नाम हो बॉम्ब, हो सकता ना, या रख दिया हो, चलो खैर अभी उस पर नहीं जाते। एक कंटेनर है जिसके चारों तरफ पानी है और इसमें एक थर्मोमीटर रखा गया है जिससे हम टेम्परेचर चेंज मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर चेंज मेजर किया जा सकता है। अब क्या होगा, मान लेते हैं हमें CH4 के लिए इसका डेल्टा एच कंबशन फाइंड आउट करना है, तो CH4 का 0.1 मोल जो है वो हमने इस कंटेनर में डाल दिया। ये पूरा रिएक्ट कर जाए, इसके लिए एक्सेस अमाउंट में इसमें ऑक्सीजन भी डाल दी, रिएक्शन होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, तो ये जो सराउंडिंग्स है उसका टेम्परेचर बदलेगा। सराउंडिंग्स का टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है ये हम इस थर्मोमीटर से फाइंड आउट कर सकते हैं। इस थर्मोमीटर से हमें टेम्परेचर चेंज पता चल जाएगा। अब कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है, वो कौन, जो भी हीट प्रोड्यूस हो रही है हम कहते हैं वो कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? एक तो ये कैलोरीमीटर का कंटेनर और दूसरा पानी। तो यहां पर अगर मैं Q की बात करूं, हीट इवोल्व,
तो कौन कौन ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है? एक तो पानी और एक ये कंटेनर भी हम मानते हैं हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो एम एस डेल्टा टी, सॉलिड और लिक्विड है ये तो एम एस यानी एम और एस किसका? पानी का, प्लस एम और एस किसका? कंटेनर का, इंटू डेल्टा टी, देन यहां पर ये एम मास ऑफ वाटर, एस स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये मास ऑफ कंटेनर, एस स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर। इवन कभी कभी क्वेश्चन में ये सारे डेटा अलग अलग होते हैं और कभी ये पूरा एक साथ भी गिवन होता है। इस पूरे को हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। हीट कैपेसिटी, ये सारी टर्म्स मैं पहले भी यूज कर चुका हूं। हीट कैपेसिटी ऑफ सिस्टम, तो अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट हीट कैपेसिटी दे रखी है, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? डेल्टा टी से। इससे क्या आ गया? क्यू। यहां पर एक और काम करो, मैं आपको बताता हूं, ये स्टेप 1 है। स्टेप्स काउंट करने से क्या होता है? कुछ गड़बड़ नहीं होती। स्टेप 2 अब क्या करना होगा कि ये पर मोल का डेटा नहीं है। जैसे यहां पर मैंने कितने मोल्स डाले? 0.1 मोल। तो अब आप इसको पर मोल में कन्वर्ट करो। तो ये पर मोल में कन्वर्ट कर दिया हमने इसको, किससे डिवाइड करके? नंबर ऑफ मोल से। यहां मोस्टली मिस्टेक होती है, भूल जाते हैं, तो मैंने पर मोल में कन्वर्ट कर दिया। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो Q है वो डेल्टा H के बराबर है या डेल्टा U के बराबर? तो आपको भी पता है हीट ट्रांसफर अगर कांस्टेंट प्रेशर पर होता है तो डेल्टा H, कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है तो डेल्टा U। अब अगर बॉम्ब कैलोरीमीटर है तो बाय डिफॉल्ट बॉम्ब कैलोरीमीटर मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो वॉल्यूम कांस्टेंट माना जाएगा, यानी ये QM को किसके बराबर कर देंगे हम? डेल्टा यू के बराबर। लेकिन अब डेल्टा यू तो हीट इवोल्व हो रही है कंबशन में, तो इसके आगे कौन सा साइन आ जाएगा? माइनस साइन। और फिर डेल्टा एच से क्या निकालोगे? डेल्टा यू से क्या निकालोगे? डेल्टा एच। तो डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NGRT। ये 4 स्टेप में क्वेश्चन होगा, 4 स्टेप्स में क्वेश्चन होगा। बेटा सिस्टम तो एक ही है, तो इसका और इसका टेम्परेचर चेंज अलग अलग कैसे हो सकता है? हाँ? एक ही जगह पर 2 आर्टिकल रखे हुए तो दोनों का टेम्परेचर तो एक जैसे ही होगा। ध्यान रखना, बाय डिफॉल्ट बॉम्ब कैलोरीमीटर मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ये मैंने स्टेप्स वर्ड इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत बार जनता भूल जाती है, कोई एक स्टेप कम कर देती है, इसीलिए याद रहे 1 2 3 4। हाँ, अगर ये डायरेक्ट कहां तक निकाल रहे हैं? डेल्टा एच तक, डेल्टा एच। बट अगर प्रेशर कहीं लिखा हुआ कि नहीं साहब प्रेशर कांस्टेंट है, तो फिर डायरेक्ट क्यू से क्या आ जाएगा? डेल्टा एच। फिर थर्ड स्टेप जरूरत नहीं रहेगी। एम एस बेटा पहले भी ये फॉर्मूले आ चुके हैं, एम एस डेल्टा टी, एन सी डेल्टा टी। अगर पर मोल का डेटा है तो मोल से मल्टीप्लाई करो, पर ग्राम का डेटा है तो मास से मल्टीप्लाई करो। इसे बोलते हो मोलर हीट कैपेसिटी, इसे बोलते हो स्पेसिफिक हीट, और इन दोनों को हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी, जो कि ना तो पर मोल होता है ना पर ग्राम होता है। लेकिन बड़ा अच्छा क्वेश्चन किसी ने पूछा, रिची ने एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछा है, वेरी गुड। उसने पूछा कि सर ये टी कौन सा टेम्परेचर रखेंगे, क्योंकि यहां तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है। यही क्वेश्चन है रिची आपका। तो मैं यहां पर बता दूं, ये जब प्रोसेस किया जाता ना तो इसमें टेम्परेचर चेंज बहुत कम करते हैं, 0.5 केल्विन, 1 केल्विन, 0.25 केल्विन, जो कि 300 केल्विन के से कंपेयर करें तो कोई ज्यादा चेंज नहीं है, कोई ज्यादा चेंज नहीं है। यानी 300 में 0.5 का चेंज हो गया, 0.25 का चेंज हो गया। इसीलिए यहां पर
जो डेल्टा एनजीआरटी हम मान रहे हैं कि ये रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रही है, दो टेम्परेचर चेंज हो रहा है लेकिन वो बहुत कम है। तो ज्यादातर क्वेश्चन में यू मान के चलो कि वो डेटा देख के आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा पुट करना चाहिए। जैसे 300 दे रखा, अब उसमें 0.5 केल्विन का चेंज आ गया तो 300 पुट कर दो। वो इनिशियल करो या फाइनल करो, डजेंट मैटर, इनिशियल फाइनल, क्योंकि वो जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। ज्यादातर इनिशियल ही पुट किया जाता है, फाइनल नहीं, इनिशियल। अगर किया भी जाए तो इनिशियल कर दो, कोई सा भी पुट कर सकते हो क्योंकि उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। चलिए अब मैं आ रहा हूं नेक्स्ट टर्म पर। कुछ छोटी छोटी दो तीन डेफिनेशंस बताऊंगा। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। इन तीनों की डेफिनेशन लगभग एक ही जैसी है। जल्दी जल्दी से इन तीन एक को कर लेते हैं। सब्लिमेशन, इट इज एंथैल्पी चेंज when 1 mole substance is converted from solid to gas. फ्रॉम सॉलिड टू गैस, यानी अगर कोई सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो इसे हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, राइट, सबलाइम हो रहा है। और एक और चीज बता दूं, जो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन होता है वो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन मतलब मेल्टिंग प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन के बराबर होगा। सब्लिमेशन इक्वल्स टू फ्यूजन प्लस वेपराइजेशन। डायरेक्टली वैसे कैसे भी सोचो, अगर पहले सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस भी जा रहा है तब भी एंथैल्पी चेंज वही होगा। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चला जाए तब भी एंथैल्पी चेंज वही होगा। हाँ लेकिन ये ध्यान रखना, ये भी उसी टेम्परेचर पर, ये भी उसी टेम्परेचर पर। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, वैसे कोई भी जो डेल्टा एच हम लिख रहे हैं उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम टेम्परेचर पर है। टेम्परेचर ड्यूरिंग द रिएक्शन चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा एक और चीज, सब्लिमेशन हो या ना हो, डेल्टा एच का डेटा हो सकता है। बहुतों को लगता है सर इस पर सब्लिमेशन नहीं होता है। अरे सब्लिमेशन हो या ना हो, डेटा तो हो सकता है। मैं किसी भी टेम्परेचर पर किरचॉफ इक्वेशन से डेल्टा एच निकाल सकता हूं। मुझे 300 केल्विन का पता है, 100 केल्विन का निकाल सकता हूं। 300 केल्विन का पता है, 900 केल्विन पर भी निकाल सकता हूं। तो उस कंडीशन पर चेंज हो रहा या नहीं हो रहा हो, आप डेल्टा एच की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो सब्लिमेशन, फ्यूजन में क्या बोलोगे, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। वेपराइजेशन में क्या बोलोगे, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये तीनों डेफिनेशन यहां पर आ गई। अब एक और डिफरेंट डेफिनेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ये क्या होती, चलिए देखते हैं। बिल्कुल, दिव्यांश इज सेइंग कि मैं आपको सर टॉपर बन के दिखाऊंगा। बहुत बढ़िया दिव्यांश, गुड। हम भी यही चाहते हैं कि अगले साल का टॉपर यहीं से कोई हो। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इट इज द एंथैल्पी चेंज
it is the enthalpy change when 1 mole substance is converted into its constituent gaseous atoms. कंस्टिट्यूएंट गैसेस एटम, एटोमाइजेशन यानी एटम्स में तोड़ना है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि H2O लिक्विड का एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, क्या प्रोडक्ट बनेंगे बताओ, देखिए क्या प्रोडक्ट बनेंगे. H2 और O2 विनय का कहना है. रीची का कहना है H और O. शक्ति का भी कहना है, दीपक का भी कहना है H और O. हाफ O2 प्लस H2 नहीं. एटोमाइजेशन बिल्कुल सही कहा कुछ ने. एटम्स बनने चाहिए ट्वाइस H प्लस O. राइट. C6H6 का एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या बनेगा? 6 कार्बन गैस प्लस 6 हाइड्रोजन एटम्स. ये सब एटम्स हैं. Al2O3 का एटोमाइजेशन, Al2O3 सॉलिड, ट्वाइस एल्यूमिनियम एटम्स. एटम्स मतलब वही गैस स्टेट प्लस 3 ऑक्सीजन एटम. H2 एटम है क्या ऋषि? H2 एटम है या मॉलिक्यूल है? एटम्स मतलब भावादीप नसेंटी होते हैं, जिसे आप फ्री रेडिकल बोल सकते हो, एटम बोल सकते हो, नसेंट एटम बोल सकते हो, एक ही बात है. कोई कह रहा है कि सर H एग्जिस्ट नहीं करते. फिर से मैंने क्या बोला, एग्जिस्ट करे या ना करे उस रिएक्शन का डेल्टा H का डेटा तो हो ही सकता है. और हर एक फॉर्म किसी ना किसी कंडीशन पर कुछ ना कुछ तो एग्जिस्ट करती है, कम करे या ज्यादा करे. तो दिस इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. जैसे कार्बन ग्रेफाइट है, इसके सारे एटम्स को आप तोड़ दो तो कार्बन गैस. यहां एक छोटी सी चीज और बताता हूं आप लोगों को, एक और चीज बताता हूं. आयोडीन सॉलिड से अगर इसका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या बनेगा? क्या बनेगा बताओ? एटोमाइजेशन ट्वाइस आई, दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. लेकिन इसका एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन अगर कहा जाए तो, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन अब क्या बनेगा? सब्लिमेशन में क्या होगा बताओ? संचित कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है आंसर. इतना डिफरेंस है.
जब सब्लिमेशन होता है ना, तो सब्सटेंस की केमिकल फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होता, बस उसकी स्टेट सॉलिड से गैस हो जाएगी, सॉलिड से गैस। ये इसकी क्या कहलाएगी? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ये एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है। H2O लिक्विड का वेपराइजेशन में H2O लिक्विड H2O गैस में जाएगा, एटोमाइजेशन में टूट रहा है। एटम्स में जब टूट रहा है, दैट इज एटोमाइजेशन। ये सब्लिमेशन है, ये एटोमाइजेशन है। वैसे देखा जाए, सही सही देखा जाए, तो ये कार्बन ग्रेफाइट में एटम्स तोड़ रहे हैं, हम तोड़ रहे हैं। इसे क्या बोला जाता है? एटोमाइजेशन ऑफ ग्रेफाइट। बट बहुत बार बहुत सारी जनता इसको सब्लिमेशन भी बोल देती है, जो कि इतना सही नहीं है। वो इतना सही नहीं, ये ग्रेफाइट का एटोमाइजेशन बोलना ज्यादा सही है। इस एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छी तरह से एटोमाइजेशन और सब्लिमेशन में डिफरेंस समझ में आएगा। तो ये ग्रेफाइट का एटोमाइजेशन है, बट कभी कभी इसको सब्लिमेशन भी बोल देते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट का वैसे ही कोई फॉर्मूला नहीं होता ना, तो इसलिए चल जाता है वो, और कोई रिएक्शन का ऑप्शन नहीं होता है। बट इन दोनों से आपको दोनों में डिफरेंस अच्छी तरह से दिखेगा। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पर आ रहे हैं, जिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड बॉन्ड एंथैल्पी। अमन, देखा जाए तो फिर ग्रेफाइट का एटोमाइजेशन ही सही टर्म है, सब्लिमेशन का वैसे तो कोई मीनिंग नहीं है। आयनिक कंपाउंड का अलग टर्म आएगी, उसमें नहीं होगा। सब्लिमेशन वर्ड मोस्टली कोवलेंट कंपाउंड के लिए यूज होता है। H2O, आयोडीन, इनके लिए ज्यादा यूज होता है, कोवलेंट कंपाउंड के लिए, आयनिक कंपाउंड के लिए नहीं होता। बट अब जो नेटवर्क सॉलिड होते हैं ना, नेटवर्क सॉलिड, पता है आप लोगों को, ग्रेफाइट, डायमंड, इनके लिए सब्लिमेशन का कोई मतलब नहीं होता। सर एक ही हेडिंग को दो बार क्यों लिख रहे हो? चलो देखते हैं। एक भाई साहब, कौन है ये? नवदीप भाई। नवदीप, तुम्हें कुछ और काम नहीं है क्या यार? देखो, हैं, घर पे झाड़ू पोछे बर्तन अभी साफ हो गए क्या? क्यों यहां गंदगी फैला रहे हो? फिर घर पे ही करो। अच्छा, तुम जानते हो उसको? सही है, ग्रेट। मतलब कुछ लोगों का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि डायरेक्ट कांटेक्ट में ना होते हुए भी दुनिया उनको जानती है। मान गए भाई साहब। वाया वाया भी उनका इफेक्ट पहुंच जाता नहीं। इतना खुश मत होइए सर, मन ही मन में क्यों ना हूं बेटा। सबके लिए तो नहीं कह सकते। अ, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड बॉन्ड एंथैल्पी, इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और बॉन्ड एंथैल्पी में कोई डिफरेंस है क्या? सचिन, ऐसा नहीं है। जो अभी बहुत ज्यादा मत जाओ उस पर, वापस इस पर आओ। कोई डिफरेंस नहीं है।
बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड बॉन्ड एंथैल्पी, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बॉन्ड एंथैल्पी कोई कह रहा मिनिमम है, किसी का कहना है कि सर एक तोड़ने के लिए और एक बनाने के लिए, मतलब एक अगर प्लस है तो दूसरी माइनस है, मतलब तोड़ने में तो देखो एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये प्लस ये माइनस। भावादीप का यही कहना साइन का डिफरेंस है, मृणाल का, आयुष का, बहुतों को यही लगता है कि बस यहां डिसोसिएशन आ रहा तो तोड़ना और या बनाना, बट ऐसा नहीं है। एक चीज मैं छोटी सी ये बता दूं, बहुतों को क्या लगता है सर बॉन्ड तोड़ने पर हीट निकलती होगी, एनर्जी निकलती होगी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि बॉन्ड में एनर्जी अंदर पैक थी, जैसे ही तोड़ा तो अंदर से एनर्जी निकल गई। अरे भाई बॉन्ड तोड़ना तो एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, क्यों? अट्रैक्शन है, बॉन्ड तोड़ना है, किसी को तोड़ना तो एनर्जी देनी पड़ती है, तो पॉजिटिव है। अब डिफरेंस क्या है, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, डिफरेंस क्या है वो बताता हूं। तो पहले लिखिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की डेफिनेशन, इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल बॉन्ड, वन मोल of a particular bond present in gaseous compound undergoes homolytic cleavage to form products in gaseous state. To form products in gaseous state, क्या मतलब हुआ इसका पूरा समझाता हूं। पहली चीज, जैसे CH4 है, ये गैसेस स्टेट में है, गैसेस स्टेट से मतलब कि एक CH4 मॉलिक्यूल है हमारे पास, एक ही मॉलिक्यूल, आसपास और कुछ नहीं है। इसमें से हम क्या कर रहे हैं, एक CH बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 प्लस H, CH3 प्लस H। होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब है कि कोई आयन नहीं बनना चाहिए, फ्री रेडिकल बनने चाहिए। ये होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब कोई आयन नहीं बनना चाहिए, तो CH3 प्लस H। तो वन मोल बॉन्ड को तोड़ने में, होमोलिटिक क्लीवेज करने पर जो एंथैल्पी में चेंज होगा उसे हम कहेंगे बॉन्ड एंथैल्पी। यहां पर कौन से बॉन्ड को तोड़ रहा हूं, CH बॉन्ड को, तो ये CH बॉन्ड की क्या हो गई, बॉन्ड एंथैल्पी हो गई, जिसे चलो अभी मैं डेल्टा H1 लिख देता हूं, बॉन्ड या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लिख देता हूं। लेकिन यही CH बॉन्ड अगर मैं C2H4 में से तोड़ता हूं तो क्या लगता है आपको, यहां पर भी एक CH बॉन्ड को तोड़ने में उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी क्या? यहां पर भी एक CH बॉन्ड को तोड़ने में उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी? नहीं, क्योंकि आपको भी पता है यहां कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3, यहां sp2, यहां इसको तोड़ने में जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो कुछ और होगी, यानी इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कुछ और होगी। C2H2 से एक CH बॉन्ड तोड़ रहे हो तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कुछ और होगी। बेंजीन में से एक CH बॉन्ड को तोड़ रहे हो तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कुछ और होगी। यानी एक CH बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी करेगी। और आप कंपेयर भी करते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि कहां CH बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कहां वीक है, ये आप कंपेयर भी करते हो। तो एक CH बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी करती है, इवन विद इन कंपाउंड भी वेरी कर सकती है। 1 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड है उसकी अलग होगी, 2 डिग्री से जो है अटैच्ड है उसकी अलग होगी, 3 डिग्री से अटैच्ड है उसकी अलग होगी, वो फिक्स नहीं है। तो अब
एक CH बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के बहुत सारे डेटा होंगे, हर कंपाउंड में अलग अलग है, विद इन कंपाउंड भी अलग अलग है। तो यहां पर अब प्रॉब्लम यह आती है कि अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जिसमें क्या हो रहा है कि कहीं से कुछ CH बॉन्ड टूट रहे हैं, कहीं कोई CH बॉन्ड बन रहा है, तो मुझे हर एक की आपको अलग अलग एनर्जी देनी पड़ेगी कि देखो ये CH4 में CH बॉन्ड की एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इतनी, C2H4 में CH बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इतनी, हर एक का डेटा अलग अलग देना पड़ेगा। पता चला एक पेज का डेटा दे दिया मैंने इतना सारा, बट सही तो यही है क्योंकि हर डेटा अलग अलग है। लेकिन अब ये क्या हो रहा है, इतना बल्कि हो रहा ना, ऐसा लगता है कि रहने दो सर, ऐसे क्वेश्चन करेंगे ही नहीं, हम तो छोड़ देंगे, और देने वाला भी कहेगा छोड़ दो यार। तो इसको आसान कैसे बनाया जाए? तो अब हम क्या करते हैं, ये जितनी भी CH बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज है, जितने भी कंपाउंड है, सब में हमने पहले उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का डेटा निकाला। CH4, C2H4, बेंजीन, इस तरह से 100, 200, 500 डेटा आ गए। वैसे ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, मैं आपको, तुम थोड़ा बहुत डिफरेंस ही आता है। और फिर हमने उन सब का क्या ले लिया, एवरेज। फिर हमने उन सब का क्या ले लिया, एवरेज। यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी 1, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी 2, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इस तरह से n, और एवरेज लेके उसको क्या बोल दिया, बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी यानी इन सब का जो एवरेज है, दैट एवरेज इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी। और इसी के साथ एक अजम्पशन और ले लिया हमने, इसी के साथ एक अजम्पशन और ले लिया कि अब कोई सा भी कंपाउंड हो, उसमें CH बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी जो होगी वो बॉन्ड एंथैल्पी के बराबर होगी। एग्जैक्टली इसके बराबर नहीं होगी, कहीं इससे थोड़ी ज्यादा, कहीं इससे थोड़ी कम, लेकिन वो ठीक है, एवरेज है, वही आ जाएगा। तो अब हमारे लिए कहीं का भी CH बॉन्ड हो, सबकी बॉन्ड एंथैल्पी इसी के बराबर है। बॉन्ड एंथैल्पी एक ही डेटा होगा, CH बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी का एक ही डेटा होगा। CH4 में भी वही पुट करेंगे, C2H4 में भी वही करेंगे, C2H6 में भी वही करेंगे। सबका क्या ले लिया, एवरेज। यस, बॉन्ड एंथैल्पी इज एवरेज ऑफ ऑल द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। उन CH बॉन्ड की सभी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का एवरेज। समझ में आई बात? CH3 में से भी तोड़ सकते हैं। तो अब हमारे, देखो अब बड़ा सिंपल सा है, थर्मोकेमिस्ट्री में हमारे लिए सारे CH बॉन्ड एक जैसे हैं भाई। थर्मोकेमिस्ट्री में सारे CH बॉन्ड एक जैसे हैं। ऑर्गेनिक में अलग अलग होंगे, बट थर्मोकेमिस्ट्री में सारे एक जैसे ही होंगे। अब इसका यूज क्या वो बता रहा हूं, क्लियर? एक डेफिनेशन चाहो तो लिख लो, बॉन्ड एंथैल्पी इज एवरेज ऑफ all bond dissociation enthalpies of a particular bond। नीरज क्या कह रहे हो, नहीं समझ में आया? दीपक ये सही है जो लिखा है, डोंट वरी। हाँ बिल्कुल, शिवांग सही है। संचित कह रहा है सर होमवर्क में देना, आज टेस्ट है एंड पहले का भी बचा हुआ है। आज थोड़ी टेस्ट है भाई। दीपक, CH4 के चारों CH बॉन्ड को एक साथ तोड़ोगे
तब तो सबको उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। बट CH4 में से एक तोड़ के CH3 बना लिया, अब CH3 से तोड़ोगे तो अलग अलग होगी, स्टेप बाय स्टेप तोड़ोगे तो अलग अलग होगी, एक साथ तोड़ोगे तो एक साथ एक बराबर होगी। अब इसका यूज क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का यूज क्या, तो लेट से ये कोई रिएक्शन हो रही है H2 प्लस I2 कन्वर्टिंग इनटू ट्वाइस HI। अब इस रिएक्शन का हमें डेल्टा H फाइंड आउट करना है। अब सोचो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, अगर ये रिएक्शन होनी तो पहले HH बॉन्ड टूटेगा, II बॉन्ड टूटेगा और फिर दो HI बॉन्ड बनेंगे। एरो बना के भी कर सकता हूं, एरो बना के ऐसे देखो तो यहां से दो बॉन्ड, ये HH बॉन्ड टूटा तो क्या बना 2H, ये क्या है बॉन्ड टूट रहा है, HH बॉन्ड एंथैल्पी, राइट, HH बॉन्ड एंथैल्पी। यहां क्या हो रहा है, ये गैसेस स्टेट में, ध्यान रखना, तो II बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड एंथैल्पी, और यहां से क्या हो रहा है, HI बॉन्ड टूट रहा है, लेकिन एक नहीं दो मोल, एक नहीं दो मोल बॉन्ड, यहां एक मोल टूटा, यहां पे भी एक मोल, यहां दो मोल है चाहिए तो दो मोल बॉन्ड टूटेंगे। फिर से वही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये कंबशन की तरह एरो नीचे आ रहे हैं, इसीलिए डेल्टा H रिएक्शन इक्वल्स टू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HH, HH बॉन्ड माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ II बॉन्ड, सॉरी प्लस माइनस 2 टाइम्स बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HI, यानी बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। ये भी कंबशन की तरह ही फॉर्मूला आया, लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगा पाओगे जब सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट गैसेस स्टेट में हो, ये सब गैसेस स्टेट में होने चाहिए। देखो इस फॉर्मूले को एरो बना के नहीं, ऐसे भी याद कर सकते हो, रिएक्टेंट साइड के बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, रिएक्टेंट साइड के बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे तो उनमें एनर्जी देनी पड़ेगी, और जो एनर्जी हम दे रहे हैं सिस्टम को वो प्लस होती है, तो रिएक्टेंट साइड के बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी देनी पड़ेगी, वो प्लस, प्रोडक्ट साइड के बॉन्ड बनेंगे तो उसमें एनर्जी रिलीज होगी, तो इसीलिए उसके आगे साइन माइनस, उसके आगे साइन माइनस, ऐसे भी सोच सकते हो। लेकिन अब यहीं पर एक क्वेश्चन आता है कि सर मान लो ये आयोडीन सॉलिड होता तो, मान लो ये आयोडीन सॉलिड होता तो, अमित आ रहा हूं उसके ऊपर भी आ रहा हूं, हाँ बोल भी सकते हो, ये बॉन्ड एंथैल्पी भी है और ये एटोमाइजेशन भी बोल सकते हो, ये H2 का एटोमाइजेशन या आयोडीन का एटोमाइजेशन भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत बढ़िया, अच्छी तरह से समझ रहे हो, हाँ ये दिखना चाहिए कि मैंने पहले भी बोला कि एक रिएक्शन को अलग अलग कैटेगरी में पुट किया जा सकता है, किसी का कंबशन, किसी का फॉर्मेशन भी हो सकता है, किसी का एटोमाइजेशन, किसी की बॉन्ड एंथैल्पी भी हो सकती है। तो अगर ये सॉलिड हुआ तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, बट अब आपको कैसे सोचना है, पहले सोचो कि आपने सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर दिया, सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर लिया तो क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन का डेटा देना पड़ेगा, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, अगर यहां पर ये H2 गैस, आयोडीन सॉलिड और ट्वाइस HI, तो एरो बना के भी कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना है कि अब क्या इतना एरो बनाओ, इसको तो डायरेक्ट ही कर दो यार, पहले बस इमेजिन करो कि हाँ ये आयोडीन सॉलिड जो है गैस में कन्वर्ट हो गया, तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस, अब सब गैसेस स्टेट में है, तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट।
शोभित प्लीज अपलोड ओल्ड टेस्ट या ओल्ड टेस्ट पेपर बोलना चाहते हो फॉर न्यू ज्वाइनर्स। आयुष कह रहा ऑपरेटर भाई को बोलना थर्मोकेमिस्ट्री का स्लाइड ना यूज करें, इजी हो जाएगा। अच्छा ऐसा कॉफिशिएंट से तो हमेशा ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 1 मोल है तब ठीक है, ज्यादा होंगे तो उससे ज्यादा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा मान लो अगर ये प्रोडक्ट साइड में हो तो इसमें एक बड़ा सिंपल सा फंडा बताता हूं। देखो अगर प्रोडक्ट साइड में कोई सॉलिड है तो क्या करोगे, उसका फिर सब्लिमेशन माइनस होगा। अगर कहीं ऐसा लगे कि रिएक्टेंट साइड में बहुत सारे सॉलिड लिक्विड गैसेस इस तरह से जैसे H2 प्लस हाफ O2 कन्वर्टिंग इनटू H2O, यहां क्या होगा, अब ये लिक्विड है। अब अगर आप बॉन्ड एंथैल्पी वाला फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो क्या करोगे, एरो बना के भी बता सकता हूं मैं, बिना एरो के बता रहा हूं। इसको ऐसे सोचना कि HH बॉन्ड टूटा, रिएक्टेंट साइड के बॉन्ड टूट गए। अब जब रिएक्टेंट साइड के बॉन्ड बनते हैं, रिएक्टेंट साइड के बॉन्ड बनेंगे तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो गैसेस स्टेट में ही होगा। यानी यहां तक अगर आपने लिखा हुआ है तो अभी तक जो H2O बना है, बॉन्ड बनने के बाद जो H2O बना वो गैसेस स्टेट में है, लेकिन हमें तो किस में चाहिए, लिक्विड। तो अब आप उस गैस को लिक्विड में लेके चले जाओ, और गैस को लिक्विड में लेके जाओगे तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का माइनस आएगा। इसको मैं ऐसे अगर रटना है तो ऐसे रट सकते हो, इधर कोई लिक्विड या सॉलिड ऐसा है तो डेल्टा एच सब्लिमेशन डेल्टा एच वेपराइजेशन प्लस होगा, और इधर कोई लिक्विड या सॉलिड है तो डेल्टा एच वेपराइजेशन और डेल्टा एच सब्लिमेशन माइनस होगा। क्योंकि गैस से किस में जाएगा, लिक्विड में, तो माइनस साइन। क्योंकि यहां तक तो H2O गैस बना, अब आप उसको लिक्विड में लेके जाओगे तो गैस से लिक्विड, गैस से लिक्विड मतलब माइनस ऑफ डेल्टा एच वेपराइजेशन। एरो बना के कर लो इसको, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, नहीं तो एरो बना के मैं ऐसे बता सकता हूं कुछ, हाफ O2 H2O लिक्विड, इसको पहले कन्वर्ट करो H2O गैस। अब यहां फॉर्मूला लग जाएगा, ये डेल्टा एच वेपराइजेशन है, ध्यान रखना। इसके लिए फॉर्मूला क्या लग जाएगा, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, राइट। लेकिन ये एरो इधर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा। यानी इसको एरो को यूं कहता हूं उल्टा कर दो, इस एरो को अब उल्टा कर दो और यहां प्लस की जगह क्या लगा दो, माइनस। तो ये दोनों टर्म ऐड हो जाएगी और इससे ये डेल्टा एच आ जाएगा। फ्यूजन बेटा, सॉलिड से लिक्विड को फ्यूजन बोलते हैं, कहां फ्यूजन घुसा रहे हो। बिल्कुल सही गौतम, सही बोल रहे हो। चलिए फिर इस पर क्वेश्चन अभी बाद में करेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स का O2 भी डिस्कस करना है। तो आज के लिए यहीं तक। टेस्ट भी है आप लोगों का, इस संडे टेस्ट है ना। हाँ बिल्कुल यशस्वी, बिल्कुल सही का, एनर्जी विल बी रिलीज सो इट इज नेगेटिव। फ्यूजन तो यहां आएगा ही नहीं। चलो एडवांस का टेस्ट है तो उसकी तैयारी करो। तो आज कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं मैं आपको, होमवर्क नहीं दे रहा हूं, वो बाद में दूंगा। अभी काइनेटिक्स स्टार्ट नहीं होगा बेटा, अभी तो इसमें और 2 लेक्चर कम से कम लगेंगे, 2 या 3 लेक्चर अभी लगेंगे, शायद 2 में हो जाए। थर्मोडायनेमिक्स की O2 बाकी है, राइट। बिल्कुल आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। देखो बता दूं, इसके बाद हम करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री के बाद काइनेटिक्स,
काइनेटिक्स के बाद आयनिक, आयनिक के बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लिक्विड सॉल्यूशन और सरफेस। थर्मोडायनेमिक्स की O2, थर्मोडायनेमिक्स 2, रिची का कहना है कि थर्मोडायनेमिक्स की O2 हार्ड है। बिल्कुल रिची, हार्ड लगनी भी चाहिए क्योंकि जेई के पेपर भी हार्ड होते हैं, जेई के पेपर्स भी हार्ड होते हैं। चलो O2 में डाउट्स पूछो, बचे हुए सारे क्वेश्चंस बोला था मैंने। O2 के 1 to 7 अभी तक डिस्कस नहीं हुए हैं, मुझे भी पता नहीं हुए हैं, इसीलिए तो मैंने दिया है। नवंबर एंड तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, O2 का क्वेश्चन नंबर 2, देखो इसमें वॉल्यूम में चेंज सब में बराबर आ रहा है, वॉल्यूम में चेंज सब में बराबर है, तो मेनली अब हमें किससे डिसाइड करना होगा, NCV ln T2/T1। अब देखो आप, आइसोबारिक में तो टेम्परेचर और बढ़ेगा, तो आइसोबारिक में ये टर्म पॉजिटिव, आइसोथर्मल में, आइसोथर्मल में, सॉरी ये जीरो नहीं, ये गलत लिख दिया मैंने, NR जीरो नहीं है, सबके लिए ये वाली वैल्यू तो बराबर है, सबके लिए ये वाली वैल्यू बराबर है। अब आइसोबारिक में ये वैल्यू पॉजिटिव, आइसोथर्मल में जीरो, और एडियाबेटिक में ये वाली वैल्यू नेगेटिव, यानी एक में ये वैल्यू पॉजिटिव है, एक में ये जीरो है, और एक में ये नेगेटिव है। तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी चेंज आइसोबारिक का, फिर आइसोथर्मल का, फिर एडियाबेटिक का। क्वेश्चन नंबर 1 आप ही करो यार, सब पूछ रहे हो तुम लोग तो। क्वेश्चन नंबर 3, एन आइडियल गैस विथ एन एडियाबेटिक एक्सपोनेंट एल्फ गामा गोज थ्रू ए प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 1 भी नहीं हुआ बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में हर एक प्रोसेस के लिए अलग से वर्क डन निकालो, टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड, जहां जहां हम हीट दे रहे हैं बस उस पोर्शन को कंसिडर करो। टाइम लगेगा, जल्दबाजी में नहीं होगा, केवल पॉजिटिव क्यू कंसिडर करो, उससे डिवाइड कर दो। समझ में आई मेरी बात? क्वेश्चन नंबर 3 किया है किसी ने? At what volume will the gas entropy have the maximum value? क्वेश्चन नंबर, जस्ट अ मिनट। 3, थोड़ा टाइम लगेगा, पहले दूसरे पूछ लो, बाद में करेंगे, थोड़ा लेंदी जा रहा है, पहले दूसरे पूछो फिर बताऊंगा, वो वैल्यू पुट करके करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इधर और बोलिए। क्वेश्चन नंबर 5, 4,
फिफ्थ, फिफ्थ भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ गैसियस मर्करी। अब ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हो, फॉर्मेशन मर्करी का किससे होता है? लिक्विड से। इसका डेल्टा जी नॉट मतलब आर टी एल एन के, और ये जो के होता है, ये के ही क्या है? एक केपी। ये के जो है वो केपी, और ये केपी जो है वो किसके बराबर होगा? वेपर प्रेशर ऑफ मर्करी। वेपर प्रेशर ऑफ मर्करी। और बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या जरूरी है? बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या जरूरी है? कि जो एक्सटर्नल प्रेशर हो वो वेपर प्रेशर के बराबर होना चाहिए। तो फॉर बॉइलिंग पॉइंट एक्सटर्नल प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर होना चाहिए। तो डेल्टा जी नोट से के निकालो, वो जो के है वही आपका फाइनल आंसर है, वही आपका फाइनल आंसर है। समझ में आई बात? टेस्ट के लिए बेटा शीट में से वो तो डिपेंड करता है। S1 SO1 वो बहुत अच्छी तरह से पहले होनी चाहिए। अगर S1O1 बहुत अच्छी तरह से कर चुके हो तो फिर दूसरा पार्ट भी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ भी बताना है, सिक्स्थ भी बताना है, सब बताने हैं भाई। थोड़े सॉल्यूशन देख लो यार, थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेना, उससे हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेना, क्योंकि उसमें स्टेप्स है। फॉर मैक्सिमम एंट्रोपी डीएस अपॉन डीवी को जीरो करना। सॉल्यूशन देखो, मुझे लगता है समझ में आ जाएगा। मैथमेटिकल ज्यादा है। ये क्या लिख रहे हो? D4। अभी होल्ड कर दो, फोर्थ को होल्ड कर दो, सॉरी थर्ड को होल्ड कर दो, कोई नहीं। सेवंथ, क्वेश्चन नंबर सेवंथ बिल्कुल सही है, क्योंकि एक एडियाबेटिक प्रोसेस एक्सपांशन में क्या होता है? टेम्परेचर कम होता है और वॉल्यूम बढ़ता है। एक फैक्टर एंट्रोपी बढ़ा रहा है, दूसरा फैक्टर एंट्रोपी को कम कर रहा है, और ओवरऑल चेंज जीरो हो रहा है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर सेवन का स्टेटमेंट भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ये D4 क्या लिख रहे हो वंश बेटा? नहीं समझ में आ रहा। 14th का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन भी इसलिए गलत है क्योंकि उसमें टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट नहीं लिखा हुआ है। डेल्टा जी सिस्टम एक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए तब जीरो होता है जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो, हमेशा जीरो नहीं होगा। और क्वेश्चन ऑप्शन बी में टी और पी नहीं लिखा हुआ, इसीलिए 14 का ऑप्शन बी फॉल्स हो गया। 14 का ऑप्शन सी इसलिए फॉल्स है क्योंकि डेल्टा जी नॉट अगर लिखा हुआ है तो इसमें तो प्रेशर अब फिक्स है, 1 बार प्रेशर फिक्स है। अब ये टर्म प्रेशर का फंक्शन नहीं है। यश बेटा पढ़ के देखो, तुम्हें डिफरेंस समझ में आ जाएगा, फिर खुद डिसाइड कर लेना तुमने क्या पढ़ा और क्या है फिजिकल।
पहले 2-3 लेक्चर देखो फिजिकल थर्मोडायनेमिक्स या किसी के भी, फिर डिसाइड करना। ठीक है, चलो, तो ऑल द बेस्ट, टेस्ट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, बचे हुए नेक्स्ट टाइम करेंगे।